बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, इससे कबल कि हम आज के मौजू की तरफ जाएं, जो कि बड़ा अहम मौजू है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, उससे कबल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है, जिसमें कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली की रूलिंग को कालेदम करार देते हुए और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कौमी असम्बली को तहलील करने का जो हुक्म था उसको कालेदम करार देते हुए, और जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने हुक्मनामा जारी किया था असम्बली तहलील करने का, तो उसको भी कालेदम करार देकर एक बहुत बड़ा सियासी सरप्राइज़ दिया है हुकूमत को, कि जिसकी तवक्को अवामी हलकों में नहीं की जा रही थी। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, ऑनरेबल जजेस के जो कमेंट्स आ रहे थे ड्यूरिंग हियरिंग, ये जो 5 रोज़ा समाअत हुई है इस केस की, संडे से लेके थर्सडे तक, तो इसके अंदर जो है वो ऐसे लग रहा था जैसे कि शायद हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आएगा, और अगर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला ना भी आया तो नए इंतख़ाबात की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, इस पे बहुत कल रात से सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बहस जो है वो तूल पकड़ रखी, दोनों जमातों के कारकुनान PDM और PTI के दरमियान एक ऐसी बहस शुरू थी जिसका कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये ऊँट एक करवट बैठ गया, अपोजिशन की करवट बैठ गया, और PDM यहाँ खुशियाँ मना रही है और हुकूमत अभी तक कोई वाज़िया मौक़िफ़ अख्तियार करने में नाकाम हुई है। गो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपने अगले लाए अमल का ऐलान किया है कि वो आज कौम से खिताब करेंगे और कैबिनेट का इजलास तलब करेंगे, उसके दौरान वो अपना लाए अमल का ऐलान करेंगे। लेकिन इससे कबल मैं, चूँकि लोग बड़े हैरान है कि शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पहली दफ़ा ऐसा डिसीजन है, मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि इससे कबल 1990 के अंदर जब मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत को सदर गुलाम इसाक़, उस वक्त के सदर गुलाम इसाक़ खान साहब ने तोड़ा था, ख़त्म किया था हुकूमत को 58(2)B के तहत, तो उसके नतीजे में जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे और उनके इत्तेहादी जीते थे उस इंतखाबात में 90 के इलेक्शन के अंदर, और फिर 90 से लेके 93 तक नवाज शरीफ की हुकूमत जो है इस मुल्क में कायम रही। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर हाउस में और ऐवान सदर के दरमियान कुछ फासले पैदा हुए और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने मजबूरन कौम से खिताब किया और ऐवान सदर की साजिश और हुकूमत में मदाखलत का कौम को बताया और अपने कारनामे गिनाए, जिस पर अगले ही रोज़ यानी 2 दिन के बाद उस वक्त के सदर गुलाम इसाक़ खान साहब ने भी कौम से खिताब किया और नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेज दिया 58(2)B आर्टिकल जो आइन का उसके तहत। तो नाज़रीन, उसके बाद क्या हुआ कि जो उस वक्त के कौमी असम्बली के स्पीकर थे सदर गौहर अयूब के बेटे कैप्टन गौहर अयूब साहब, उन्होंने एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस रात 2:30 बजे या 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और एक पटिशन दायर की, जिस तरह इस दफ़ा अपोजिशन की तरफ से एक पटिशन दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस भी दिया, लेकिन इसमें दीगर पटिशन्स भी दाखिल की गई असम्बली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बिल्कुल इसी तरह उस वक्त भी कुछ 17 के करीब जो रिट पटिशन्स थी असम्बली तोड़ने के ख़िलाफ़, गुलाम इसाक़ के कदम के ख़िलाफ़, ये सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया। और उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, चीफ़ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, उन्होंने इस केस की 5 हफ्ते लगातार समाअत की, और 5 हफ्ते की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया। हालांकि उस वक्त मुल्क में एक निगरान सेटअप काम कर रहा था, जनाब बलक शेर मजारी साहब उस वक्त निगरान प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल किया गया तो नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए और असम्बली दोबारा अपनी साबका हालत में आ गई, बहाल हो गई। लेकिन इस दौरान चूँकि मुल्क में एक सियासी कशमकश हो चुकी थी और बेनज़ीर साहिबा ने हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जिस पे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब ने इसके अंदर इंटरवीन किया और बेनज़ीर को लॉन्ग मार्च करने से रोका, इस यकीन दहानी पे कि मैं प्राइम मिनिस्टर से और सदर दोनों से इस्तीफ़ा लूँगा। और उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की और सदर गुलाम इसाक़ खान से भी मुलाकात की, और दोनों को बैक वक्त रिज़ाइन देने पर मजबूर किया, और इस तरह
जो है वो एक जो सियासी उस वक्त एक महाजर आई थी वो अपने अख्ताम को पहुंची। नवाज शरीफ साहब भी घर चले गए, सदर इसहाक खान भी घर चले गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी लॉन्ग मार्च करने से रुक गई और उसके बाद फिर नए इंतखाबात हुए जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी। ये था नाज़रीन माजी का हाल जो मैंने आपको सुनाया कि इससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट टूटी हुई असम्बलियों को, तहलील शुदा असम्बलियों को बहाल कर चुका है। अब हम आते हैं मौजूदा फैसले के ऊपर। पहले तो नाज़रीन हम देखेंगे कि ये जो सारा सिनेरियो बना, जो इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली को तहलील किया और जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने रूलिंग इसको एक आलमी साजिश का हिस्सा करार देते हुए तरीके एतमाद को उन्होंने रूलिंग पास की, जिसको कि बहुत अहमियत हासिल होगी मुल्क के अवामी हलकों में और मिलिट्री इस्टैब्लिशमेंट के अंदर। हर तरफ एक ही बहस थी कि ये आलमी साजिश कौन सा मुल्क कर रहा है, क्यों कर रहा है और ये रजीम चेंज करने की बातें क्यों हो रही हैं। और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक जलसे में ख़त भी लहराया और फिर उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास भी हुआ। लेकिन इस पूरे जो समात 5 दिन की साबका दौर में मैंने जो आपका मिसाल दिया है नवाज शरीफ और गुलाम इसाक, उसमें 5 हफ्ते ये समात हुई थी। इस दफ़ा ये 5 दिन समात हुई और 5 दिन की समात में इस आलमी साजिश को उस तरह डिस्कस नहीं किया गया जिस तरह के करना चाहिए था। इसमें मिलिट्री इस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई इंटरवीन नहीं किया गया। हालांकि अपोजिशन लीडर जो हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो, जो कि दोनों बड़ी जमातों के सरबराह हैं, उन्होंने 2 मरतबा मीडिया के ऊपर आके आर्मी चीफ से और DGISI से मुतालबा किया कि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का या अगर इसमें आलमी साजिश में हकीकत है तो सबूत सामने लाएं। मगर मिलिट्री इस्टैब्लिशमेंट की खामोशी जो है वो एक सवालिया निशान है इस पूरे जो 5 दिन की समात है। अगर मिलिट्री इस्टैब्लिशमेंट इसमें कोई अपना पार्ट अदा करती और इमरान खान साहब की बात को सेकंड करती जो कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में किया बकौल इमरान खान साहब के, तो वो शायद हालात डिफरेंट होते। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिर्फ आइन के तनाजुर में लिया कि क्या डिप्टी स्पीकर रूलिंग ऐसी दे सकता है कि नहीं दे सकता। इसके पसे पर्दा आलमी साजिश को सुप्रीम कोर्ट ने जो अहमियत नहीं दी। और अगर ये 5 जजेस हैं, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बहाल किया गया था चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने, तो उस वक्त जो फुल बेंच जो फुल कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें तमाम बाकी जजेस एक तरफ थे नवाज शरीफ की हुकूमत बहाली की तरफ, जबकि जस्टिस सजाद अली शाह साहब उन्होंने उसके खिलाफ फैसला दिया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल नहीं करना चाहिए। मगर आज हमने देखा कि 5 के 5 जजेस ने हुकूमत की बहाली, कौमी असम्बली की बहाली का और हुकूमत की बहाली का हुक्मनामा मुश्तरका एक एलामिया के साथ जारी किया, एक फैसले के साथ। तो इसमें कुछ शकुक व शुबात हैं। यकीनन अगर यही फैसला हम किसी और अदलिया के बेंच बना के उसके सामने रखें, हो सकता है वो डिफरेंट इसमें डिसीजन दे, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ आइनी रिलीफ दिया जा सकता था हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, दोनों को, ताकि दोनों पार्टियां राज़ी हो जाती और जनरल वहीद काकड़ फार्मूला सामने आ जाता कि असम्बलियाँ बहाल करके सुप्रीम कोर्ट नए इंतखाबात का ऐलान कर देती जिस तरह के उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशनर को बुला रखा था। तो शायद ये जो एक मुल्क में महाजराई, सियासी महाजराई का माहौल था वो ठंडा हो जाता और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ बढ़ता और अवाम फैसला करते को PDM के साथ है, PTI के साथ है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने नए इंतखाबात को बिल्कुल एक साइड पर रख दिया और हुकूमत को न सिर्फ बहाल किया बल्कि हुक्म दिया कि 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर जो तरीके मतबात पर वोटिंग थी जो उस दिन नहीं हो सकी थी 3 अप्रैल को, उसको दोबारा वोटिंग करवाई जाए। तो ये ऐसे में अब हम देखते हैं नाज़रीन कि अब हुकूमत के पास कौन से ऐसे कार्ड्स हैं कि जिनको हुकूमत बुरुकार लाते हुए खुद को बचाएगी या इमरान खान साहब फिर सियासी महाजराई की तरफ यानी जाएंगे। तो इसमें अभी जो इमरान खान साहब चूँकि खिलाड़ी हैं और वो क्रिकेट के साथ साथ एक शतरंज का या जैसे लूडो का एक मंजा हुआ खिलाड़ी होता है जो हर गोटी पर और हर चाल पे नज़र रखता है, गोटी की चाल पे, तो वो मेरे ख्याल इमरान खान साहब भी सारी सूरत को देख रहे हैं। और वो जो कल सुबह असम्बली कौम से कल खिताब भी करेंगे और अपनी कैबिनेट का इजलास बुलाएंगे, उसमें यकीनन इमरान खान साहब आवाम को और अपनी जो PTI के लोग हैं क़यादत है उसको एतमाद में लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो फैसला करना है ना नाज़रीन, वो बहुत पहले कर चुके हैं। वो ये 3 अप्रैल से पहले ये सारे फैसले ले चुके हैं कि उन्होंने अगले कार्ड कौन से खेलने हैं, क्या सरप्राइज़ दे रहे हैं हुकूमत को। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, 2 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपने MNAs और वफाकी कबीना और दीगर पार्टी के जो लोग थे उनके एजाज़ में एक अलविदाई इशाइया दिया और उस इशाइये में उन्होंने तमाम अपने MNAs के से और वफाकी वज़रा से इस्तीफ़े लेके दस्तखत करवा के अपने पास
बतौर अमानत रख लिए, जो कि उनके पास एक सेकंड ऑप्शन था और जो कि मुझे लगता है कि जब वो कल सुबह कैबिनेट का इजलास लेंगे उसमें इज्तिमाई तौर पे ये फैसला होगा और शाम जब वो कौम से खिताब करेंगे तो वो इज्तिमाई इस्तीफ़ों की शक्ल में एक नया सरप्राइज़ दे सकते हैं कि कौमी असम्बली से जब 140 या 45 अरकान जो इस वक्त मौजूदा PTI की स्ट्रेंथ है, अगर वो रिज़ाइन कर जाएगी तो मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा हो जाएगा और कौमी असम्बली के अंदर सिर्फ PDM के लोग रह जाएंगे और ये इजलास की हैसियत वही होगी जो 3 अप्रैल को जब स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी, डिप्टी स्पीकर ने और इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील की, उसके बाद एक डमी कार्रवाई चलाई गई अय्याज सादक साहब को स्पीकर की चेयर पर बैठा के और तमाम तरीके मतबात की जो कार्रवाई थी उसको मुकम्मल किया गया, वोटिंग की गई जिसमें अपोजिशन को जितवाया गया। अभी भी नाज़रीन 9 अप्रैल को जो हुकूमत का इजलास होगा, असम्बली का इजलास होगा, उसके अंदर मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत इस इजलास का बाइकाट करेगी, ना सिर्फ बाइकाट करेगी बल्कि हुकूमत की तरफ से कल या परसों सुबह 10 बजे से पहले तमाम इज्तिमाई इस्तीफ़े स्पीकर के हवाले कर दिए जाएंगे जिनको स्पीकर फौरी तौर पर मंजूर करेगा, एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर। क्योंकि आपको याद होगा पिछली हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में PTI के लोगों ने 35 के करीब इस्तीफ़े स्पीकर अय्याज सादक साहब के पास जमा करवाए थे, तो उस वक्त के स्पीकर ने उन इस्तीफ़ों को मंजूर करने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए थे ताकि कोई सियासी बहरान पैदा ना हो मुल्क के अंदर। लेकिन इस दफ़ा चूँकि स्पीकर PTI का है, वो 145 अरकान के इस्तीफ़े फौरी कबूल करेंगे, ना सिर्फ इस्तीफ़े कबूल करेंगे बल्कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी हो सकता है, मेरी ज़ाती राय है कि वो ख़ुद भी इस ओहदे से रिज़ाइन कर जाए, इस्तीफ़ा दे जाएँ, जिसके बाद एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाएगी। और उसके बावजूद भी अगर अपोजिशन अपना इजलास जारी रखती है और तरीके मतबात पर वोटिंग कराती है तो इस दौरान इमरान खान साहब, जो मुझे लग रहा है कि वो अपनी KP की गवर्नमेंट जो है वज़ीर आला महमूद खान को कह के उसको भी असम्बली को तोड़वा देंगे और पंजाब के अंदर जो उनकी 180-85 के करीब जो लगभग उनकी सीटें हैं और उनके इत्तेहादियों की परवेज़ लाई की, मेरे ख्याल में पंजाब असम्बली से भी रिज़ाइन कर देंगे और इसके अलावा सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली में भी जहाँ जहाँ PTI की जितनी सीटें हैं उनसे भी उनके MPAs रिज़ाइन करेंगे, जिसके बाद मुल्क में एक बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा हो जाएगा और नए इंतखाबात जो है वो नागुज़ीर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को, अदलिया को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि नाज़रीन इतने बड़े लेवल पे आम इंतखाबात करवाना बहुत मुश्किल काम है इस गर्मी के मौसम में। इसीलिए शायद कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अभी हम इलेक्शन के लिए, फौरी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, हमें 6 से 7 माह का वक्त चाहिए। तो ये जो 6-7 माह का वक्त चाहिए, बेसिकली ये नवंबर 22 तक का वक्त चाहिए जिसमें नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को घर जाना है। तो ये सारे जो सिनेरियो है ये अब नए आर्मी चीफ के साथ मशरूत है, उनकी तैनाती के साथ। उस वक्त तक शायद इंतखाबात ना हो पाए और हो सकता है कि निगरान सेटअप जो है वो लिंगर ऑन करे और या 1-2 महीने अभी शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर अपनी खिदमात कौम के सामने रखें और उसके बाद वो भी नए इलेक्शन की तरफ जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सरप्राइज़ है, अभी इमरान खान साहब ने जैसे फरमाया है एक ट्वीट में कि वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे, हो सकता है अभी उनके पास जो उनके आइनी माहिरीन हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, उन्होंने कोई आइन के अंदर से उनको कोई नया हल भी दिया हो कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी स्पीकर मानने से इनकार कर दे या किसी आइन की और शिक के आर्टिकल के तहत वो कोई राह फरार अख्तियार कर जाए और फिर एक सियासी बहरान होकर फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामला आ जाए। तो ये बिल्ली चूहे का खेल अभी जारी रह सकता है। वैसे ये नवंबर 2022 तक जारी रहेगा और इसी तरह जो पाकिस्तान की सियासत की कश्ती है, हुकूमत की कश्ती है, हिचकोले खाती रहेगी। कभी ऐसे लगे कश्ती समुद्र में डूब रही है और कभी ऐसे लगे कश्ती फिर से वापस सतह समुद्र के ऊपर आ गई है। तो ये जो नाज़रीन हालात हैं वो इस वक्त बड़े ही कशीदा है और मुल्क की जो एक आलमी साजिश का जो तासर दिया गया, उस आलमी साजिश को अभी तक बेनकाब नहीं किया, ना हुकूमत ने, ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की खामोशी इसमें मानी खेज़ है। नवाज शरीफ के पनामा केस से पहले जो एक बड़ा ही केस था 4 हलकों में धांधली का, उसको ओपन किया गया था जिसमें कि नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने पहले रिलीफ दिया लेकिन पनामा में नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो गई। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनको सज़ा दी है, उनकी हुकूमत को, लेकिन हो सकता है आने वाली किसी आइनी कानूनी रिट पिटीशन में इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट को चूँकि अब अपोजिशन ने फैसले को सराहा है, हुकूमत ने भी सराहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो अगला हुक्मनामा आएगा, चाहे वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से रिट पिटीशन दायर हो, चाहे वो आलमी साजिश के हवाले से रिट पिटीशन दायर हो, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कोई नया फैसला भी दे सकती है। बहरहाल दोनों सूरतों में
मुल्क नए इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मुल्क मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूँ मुल्क की मीशत को, मुल्क के जो अमन व अमान की सूरत हाल को, मुल्क में महंगाई और पेट्रोल और डॉलर की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा जो भी हुकूमत है, कि इसलिए नए इंतखाबात ज़रूरी है, जिसके बाद एक अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत सामने आए और अवाम को भी रिलीफ दे और मुल्क की जो दिफा है उसको भी यकीनी बनाए। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान आलमी दुनिया की आंखों में खटक रहा है, दुश्मनों की आंखों में खटक रहा है, और वो नहीं चाहते पाकिस्तान के अंदर एक सियासी इस्तेकाम पैदा हो। यहाँ पे अपोजिशन को भी होश के नाखुन लेने होंगे, इमरान खान साहब को भी होश के नाखुन लेने होंगे, और इमरान खान साहब को मेरा मशवरा सब्र का मुजाहरा करें, सोच समझ के जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं, क्योंकि ये कौमी इदारे हमारे हैं। गो कौमी इदारों से भी गलती हुई है। इसके अंदर अगर हम आईनी देखें तो डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग पास की है वो एज़ पर लॉ पास किया है, एज़ पर आइन, यानी ये आइन तोड़ने का मसला नहीं है। ये जो पारा शोर चल रहा है कि आइन तोड़ गया, ये आइन की फतह नहीं, आइन कुछ नहीं, आइन को बारहा तोड़ा गया, दर्जनों बार इस मुल्क में तोड़ा गया, या मार्शल लगाया गया, या आइन को सस्पेंड किया गया, मुअत्तल किया गया, इमरजेंसी नाफज की गई। नाज़रीन, ये आइन कोई मुकद्दस किताब नहीं है, हमारे लिए सबसे मुकद्दस किताब है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो पाक कलाम है कुरान पाक, वो मुकद्दस है। उसकी जब हम वायलेशन करते हैं, जब हम उसमें अल्लाह और रसूल का दिया हुआ हुक्म नहीं मानते, तो आइन की क्या हैसियत है? आइन की हैसियत सिर्फ इतनी है कि इसके अंदर एक जो पाकिस्तानी हुकूमत के मामला चलाने के लिए चीज़ें वज़ा की गई हैं, लेकिन उसकी तशरीह नहीं की गई, और उसकी तशरीह आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये ऐसा एक आइन है कि जिसकी आर्टिकल को जिसको चाहे आप जिस तरफ मर्जी ले जाएं, इसकी तशरीह असल तशरीह होना बाकी है। यहाँ नज़रिया ज़रूरत के तहत हम आइन की तशरीह करते हैं, नज़रिया ज़रूरत को हुकूमतों को घर भेजते हैं और हुकूमतों को बहाल करते हैं। ये आइन एक मजाक बन चुका है। इस आइन के अंदर भी नई तरमीम होना ज़रूरी है, इस आइन की तशरीह होना ज़रूरी है। आइन के अंदर अभी बहुत सी गुंजाइश है कि वो मुल्क को जिस तरफ चाहे अपोजिशन के हक़ में ले जाना चाहे तब भी आइन खामोश है, अगर हुकूमत की तरफ लेके जाना चाहे तब भी आइन खामोश है। लिहाजा इसके अंदर आइन की तशरीह करने वाले लोगों पर मुनसर है, हमारी अदलिया पर मुनसर है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर मुनसर है कि वो आइन की क्या तशरीह करते हैं। लिहाजा आइन को खुद से यानी एक तशरीह करनी चाहिए। जैसे कुरान पाक की तशरीह के लिए हमारे पास हदीस मौजूद है। कुरान पाक अल्लाह की किताब है, लेकिन उसके साथ हमें एक टीचर अल्लाह ताला ने दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, जिन्होंने कुरान की तालीम हमें दी, और आज हम उस कुरान से इस्तिफादा हासिल करते हैं। इसी तरीके से आइन के लिए भी एक टीचर चाहिए जो कि एक दफ़ा इसकी तशरीह कर दे, ताकि ये हमेशा के लिए आइन का जो क्लियर हो जाए, कोई भी हुकूमत उसको पामाल ना कर सके। लिहाजा आइन के अंदर कुछ तरमीम होना ज़रूरी है, ताकि ये आए रोज़ की महाजराई है उसको ख़त्म किया जा सके और मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ सके। मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा और PTM की क़यादत से गुजारिश करूँगा, खुदारा आप इक़्तिदार की हवस में इतने अंधे ना हो जाएं कि ये मुल्क जो है वो किसी बुरान का शिकार हो जाए, जैसे श्रीलंका में आज एक सियासी और मुआशी बुरान ने सर उठा लिया है। हमारे दुश्मन जो हमसाया ममालिक हैं वो इस इंतज़ार में बैठे हैं कब पाकिस्तान के अंदर सियासी मुआशी बुरान हो, ताकि वो हम पे हमला आवर हो। और पिछले दिनों आपने देखा कि भारत की तरफ से एक मिसाइल फायर किया गया जो कि मियाँ चन्नू के इलाके में आ गिरा, वो उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये एक सिग्नल था कि अगर अब भी हमारे सियासतदानों ने होश के नाखन ना लिए, मैं समझता हूँ अपोजिशन को भी थोड़ा सा बड़ा दिल करते हुए नए इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। वो 9 अप्रैल को अपनी जीत मनाएं और उसके बाद असम्बलियों को तहलील करके नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। इस मौजूदा तजिए के साथ नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ कीजिए। ये रमज़ान मुबारक का बरकतों भरा महीना है, इसमें पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें। नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, इमरान खान या मौलाना फजल रहमान हमारे लिए इतनी अहमियत के अमल नहीं है जितना ये मुल्क हमारे लिए अहमियत का अमल है। सबसे पहले पाकिस्तानी बने, उसके बाद जियाले बने, मतवाले बने, टाइगर्स बने, ये आपकी मर्जी है, को आपका बुनियादी हक है। लेकिन खुदारा पाकिस्तान की सलामती के लिए जुमे की नमाज में दुआ मांगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी साजिशों से महफूज रखे। अपने मेज़बान शाहिद मलिक वसाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।